नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीमेंटर्स पर। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे केमिकल के बारे में या एक ऐसे हर्बिसाइड के बारे में जो कि दुनिया में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला खरपतवारनाशक है, हर्बिसाइड है। लेकिन आज ये हमारे कृषि, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए चुनौती बनकर सामने निकल कर आ रहा है। 30 से अधिक देशों में इसको बैन किया जा चुका है। भारत में इसका उपयोग अब भी धड़ल्ले से किया जा रहा है। और कैसे ये हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए, किसानों के लिए या कंज्यूमर्स के लिए हार्मफुल है। तो आइए आज हम इस सेशन में जानने की कोशिश करते हैं कि ग्लाइफोसेट क्या है, किस प्रकार से इसको उपयोग में लाया जाता है, कैसे ये पौधे के ऊपर काम करता है और आज ये क्यों एक चुनौती के रूप में इसको देखा जा रहा है या एक विवादास्पद विषय के अंदर या एक विवादास्पद आपके केमिकल के रूप में इसको जो है आपका रखा जा रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं जो आज हम इस सेशन के अंदर बहुत सारी भ्रांतियों को जो है आपका कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो ग्लाइफोसेट है वो दुनिया का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला खरपतवार नाशक है, हर्बिसाइड है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा। और इसको ज़्यादातर आपके लगभग सभी प्रकार के जो खरपतवार होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और आज के समय ये हमारे कृषि, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य से जुड़े हुए सबसे विवादास्पद रसायनों में से एक है। इसके साथ आपने कभी पैराक्वाट का भी नाम सुना होगा, एक बार मैंने पहले भी आपके साथ साझा किया था। उसी प्रकार से ग्लाइफोसेट जो है वो आपका काफ़ी हद तक खतरनाक माना जा रहा है हमारे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए। तो आइए हम जानते हैं कि ये केमिकल क्या है। अच्छा, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि ग्लाइफोसेट की जो खोज है वो कैसे हुई थी। तो इसकी जो खोज है वो एक दवा कंपनी सैलेग थी और वहां पर एक रसायनिक थे हेनरी मार्टिन, इन्होंने इसकी खोज की थी और इसको एक औषधीय गुण के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन बाद में इन्होंने देखा कि इसका कोई भी औषधीय उपयोग नहीं है, तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, एक प्रकार से डिस्कार्ड कर दिया। यानी कि 1950 में इसकी खोज होती है, 50 के दशक में। और उस समय खोज इसकी जो की गई थी वो एक औषधीय केमिकल के रूप में की गई थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसका कोई औषधीय उपयोग नहीं है, तो उन्होंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन 1970 के दशक में मॉन्सेंटो के एक वैज्ञानिक थे जॉन ई फ्रेंच, इन्होंने पुनः इसके ऊपर अध्ययन किया, दोबारा इसके ऊपर काम किया और उन्होंने देखा कि भाई ये एक खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए एक उपयोगी केमिकल साबित हो सकता है। तो जब इसकी उपयोगिता पता लगी तो मॉन्सेंटो ने राउंडअप के नाम से इसको बाजार में उतार दिया और इसको एज ए केमिकल के रूप में उपयोग किया जाने लगा। लेकिन सवाल ये था, क्योंकि ये जो राउंडअप आपका है या जो हमारा ग्लाइफोसेट है वो किसी भी प्रकार की वेजिटेशन जो होती है, यानी कि जो हरे पौधे होते हैं, उन सभी को खत्म कर देता है। तो अब यहाँ पर इस कंपनी ने सोचा कि यार इसकी जो बिक्री है वो हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि अब खेतों के अंदर जहाँ पर फसलें हैं वहाँ पर तो इसको उपयोग कर ही नहीं सकते। और साल में केवल 2 ही समय आते हैं जब हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं या किसान इसका उपयोग कर सकते हैं, या ये कह सकते हो फसल की कटाई के बाद या फसल की बिजाई से पहले ही उपयोग में लाया जा सकता था, क्योंकि ये तो अदरवाइज फसलों को भी खराब कर सकता था, उनको भी मार सकता था। तो इसलिए इस मॉन्सेंटो कंपनी ने 1990 के दशक में राउंडअप रेडी आपका ग्लाइफोसेट टॉलरेंट जीएम क्रॉप को विकसित करना शुरू कर दिया। यानी कि ऐसी फसलें जिनके अंदर ग्लाइफोसेट को डालने से उस फसल के ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारे जो वीड होंगे, खरपतवार होंगे, वो मर जाएंगे। तो अब किसानों को ये काम और आसान लगने लगा, क्योंकि देखो कहते हैं ना कि जब पहले हमारे पास कोई भी केमिकल नहीं था तो हमें क्या करना पड़ता था, हाथ से या मशीनों से उस वीड को निकालना पड़ता था। मशीनें तो चलो अभी इस समय आई हैं काफ़ी विकसित होकर, लेकिन उस समय तो हमारे पास केवल और केवल हैंड वीडिंग या मैनुअल लेबर की सहायता से ही, या जो हैंड आपके टूल्स होते थे उनके सहायता से ही इन वीड्स को या खरपतवारों को खेतों में से निकाला जाता था। लेकिन इस केमिकल के आने की बदौलत अब यहाँ पर किसानों के लिए यह काम आसान बन गया कि भाई हम लोग खेत में क्या कर सकते हैं, फसल खड़ी हुई है उसमें भी केमिकल का उपयोग कर लिया। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी हमारे देश के अंदर ऐसी जीएम फसलों को अलाउ नहीं किया गया है, जैसे हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन के बारे में आपने सुना होगा, तो उसमें आपका ग्लाइफोसेट टॉलरेंट जीएम क्रॉप के रूप में ही उसको जाना जाता है, या उसको राउंडअप रेडी कॉटन भी कहा जाता है। तो राउंडअप रेडी कॉटन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम उसमें आसानी से इस केमिकल का उपयोग कर सकते हैं और उसमें उगने वाले सारे खरपतवारों को हम लोग किल कर सकते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि इन फसलों के ऊपर ग्लाइफोसेट का प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि हमारे जो खरपतवार होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, ये जो ग्लाइफोसेट आपका केमिकल है
है इसको सबसे पहले केमिकली समझने की कोशिश करिए। तो इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है, और इसका जो केमिकल नेम होता है, मतलब इसमें जो एक्चुअल इंग्रेडिएंट है वो आपका है एन फोस्फोन मिथाइल ग्लाइसिन, यानी कि ग्लाइफोसेट का जो एक्चुअल केमिकल नेम है वो क्या है आपका एन फोस्फोनॉन मिथाइल ग्लाइसिन। और ये एक आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम नॉन सेलेक्टिव और पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड है, यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि बहुत बड़े स्केल पर इसको उपयोग में लाया जा सकता है सभी प्रकार की वेजिटेशंस को या जितने भी हरे पौधे हैं उनको किल करने के लिए। और ये एक नॉन सेलेक्टिव है, यानी कि किसी प्रकार के पौधों को वो आपका जैसे होता है ना सेलेक्टिव हर्बिसाइड, जो केवल आपके खरपतवारों को ही मारते हैं, कुछ ही पौधों को मारते हैं, बाकी पौधों के ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन ये सभी प्रकार की वेजिटेशन को मार सकता है। और पोस्ट इमरजेंस है, यानी कि पौधों के उगने के बाद, घास के उगने के बाद ये आपका काम करता है। इसको आपका 1970 के दशक में, जैसे आपको पहले बताया, कि कमर्शियली तौर पर उतारा गया और ये वाइडली यूज किया जाता है बर्न डाउन एप्लीकेशन और वीड मैनेजमेंट के लिए आपके क्रॉपिंग सिस्टम में वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे संसार में इसको बर्न डाउन एप्लीकेशन। अब ये बर्न डाउन एप्लीकेशन क्या होता है तो बताना चाहता हूं। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे खेत की बुआई से पहले आप लोग जानते हैं जैसे धान के खेत में हमारे खरपतवारों का अटैक काफी ज्यादा होता है, खासकर डीएसआर सीधी बिजाई के दौरान। तो हम क्या करेंगे, हमारे खेत को कुछ दिन पहले आपका तैयार कर लेते हैं, उसमें आपके खरपतवार ग्रो कर जाते हैं, और जैसे ही खरपतवार ग्रो करेंगे हम उसमें क्या कर देंगे, इसको आपका अप्लाई कर देंगे। तो वहां पर सारे के सारे जो खरपतवार होंगे वो पूरे खत्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, बर्नआउट हो जाएंगे। तो इसमें किसी प्रकार से आग नहीं लगाई जाती है, बल्कि हमारा केमिकल उपयोग में लाकर हम आपकी फसल की बिजाई से पहले पूरे खेत में खरपतवारों को नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बर्न डाउन एप्लीकेशन। तो इस टर्म को आप लोग जरूर याद रखना अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कई बार यहां से इन शब्दों को उठा लिया जाता है और हमें पता ना होने के कारण हम लोग इसका कोई और मीनिंग निकाल लेते हैं। तो बर्न डाउन एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं कि यहां पर आग लगाने के लिए इसको उपयोग में लाया जा रहा है, बल्कि हमारे पौधों को, हमारे खरपतवारों को जो कि खेतों में उग सकते थे, उनको आपका बिजाई से पहले ही इस केमिकल का उपयोग कर हमने उनको खत्म करने का काम किया है। दूसरा है वीड मैनेजमेंट। जैसे क्रॉपिंग सिस्टम में हम लोग जैसे राउंड अप रेडी अगर कॉटन है, हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन है, तो उनमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं और वहां पर आपका उपयोग करके उन खेतों में उन केमिकल की सहायता से, या ये कह सकते हो इस केमिकल की सहायता से उन खरपतवारों को मारा जा सकता है। और एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है ये एज ए आपका हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन, यानी कि बहुत सारे जैसे राउंड अप के नाम से मार्केट में आता है, मतलब अलग अलग ट्रेड नेम जो है मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उनमें जो कॉमन आपका केमिकल है वो क्या है, यही है। और ये अब लगभग आपका 150 से भी अधिक खरपतवारों को नियंत्रित कर सकता है। और इसमें मोनोकोट वीड भी हो सकते हैं, जिनको हम ग्रासेस बोलते हैं, घास बोलते हैं। ये आपके डायकोट वीड, यानी कि जो चौड़ी पत्तियों वाले खरपतवार होते हैं, उनको भी मार सकता है। एनुअल, जो कि आपके वार्षिक खरपतवार होते हैं, एनुअल वीड होते हैं, उनको भी मार सकता है। और पेरिनियल वीड्स को भी ये मार सकता है। तो सीधी सी बात है, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होने के साथ ये किसी भी हरे पौधे को क्या कर सकता है जी, आपका मार सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पौधे के अंदर जाता कैसे है, या पौधे के अंदर एंट्री कैसे लेता है। तो पौधे के अंदर ये एंट्री पत्तियों के सहारे, जड़ों के सहारे, तने के सहारे, या कोई भी नए आपके जो शूट इमर्ज आउट हो रहे होते हैं रूट या तने के पास, वहां से भी ये क्या कर सकता है, पौधे के अंदर एंटर कर सकता है। और एंट्री यानी कि एब्जॉर्ब होने के बाद, उसके बाद ये पूरे प्लांट में, पूरे पौधे के अंदर जल्दी से सर्कुलेट हो जाता है, ट्रांसलोकेट हो जाता है। और जितने भी ग्रोइंग रीजन्स होते हैं, जैसे कि रूट, शूट, टिप्स या आपके मेरिस्टेमेटिक रीजन्स है, वहां तक जाकर ये अटैक करता है। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आपके पौधे के अंदर लगभग 1 से 3 सप्ताह के अंदर आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं और पौधे की मृत्यु हो जाती है। और पूरा पौधा, क्योंकि सिस्टमेटिकली मूवमेंट होने के साथ प्लांट के सारे पार्ट इफेक्ट होते हैं और पूरा पौधा एकदम से आपका सूख जाता है, मर जाता है। और इसीलिए ये आपके ज्यादातर ये कह सकते हो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड के रूप में काफी एक इफेक्टिव केमिकल के रूप में उपयोग भी किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि पौधे के अंदर क्या काम करता है। तो देखिए भाई, आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। एक्चुअली में ग्लाइफोसेट क्या करता है, पौधे के अंदर एक एंजाइम है, उस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। अब ये एंजाइम का नाम क्या है, तो एंजाइम का नाम है 5 इनोल
पायरुवेट सिकीमेट 3 फॉस्फेट सिंथेज यानी कि EPS PS एंजाइम इस एंजाइम का नाम है, जो कि आपके सिकिमिक एसिड पाथवे के अंदर इन्वॉल्व होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ये आपका पाथवे आपको देखने को मिलता है। तो उस पाथवे में ये जो एंजाइम है आपका EPS PS, इस एंजाइम को ये ब्लॉक कर देता है, या ये कह सकते हो उसका जो एक प्रकार से एक्टिविटी है उसको बंद कर देता है। और उसकी एक्टिविटी बंद होने के साथ, क्योंकि ये जो EPS एंजाइम होता है ये आपके इन 3 मुख्य प्रोटीन एमिनो एसिड को बनाने में उपयोगी होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो क्या होगा, अब जैसे फिनाइल एलेनिन, टायोसिन और ट्रिप्टोफैन, ये तीनों एमिनो एसिड का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। और ये बंद क्यों हो जाएगा, क्यों ब्लॉक हो जाएगा? क्योंकि ये एंजाइम जो है इसकी एक्टिविटी को इसने ब्लॉक कर दिया, और यही एंजाइम था जो इन आपके एमिनो एसिड को बनाने में रिस्पॉन्सिबल था। अब आप लोग जानते हैं कि एमिनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन की एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं, उसका एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट होते हैं। तो सीधी सी बात है कि आपका प्रोटीन फॉर्मेशन रुक जाएगा। प्रोटीन फॉर्मेशन रुकेगा तो पौधे की ग्रोथ यानी कि वृद्धि रुक जाएगी, और पौधा अल्टीमेटली आपका मर जाता है। तो जो आपके राउंड अप रेडी कॉटन को तैयार किया जाता है उसमें इसी एक्टिविटी के अंदर इस एंजाइम को बाईपास किया जाता है। यानी कि अब आपका जब हम राउंड अप रेडी या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आपकी तैयार करते हैं तो उसमें इस एंजाइम के ऊपर इस केमिकल का कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो अपनी एक्टिविटी को सुचारू रूप से जारी रख सकता है। इसीलिए राउंड अप रेडी या जो हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन होते हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव नहीं होता है, लेकिन नॉर्मल पौधे के अंदर ये आपके इस एंजाइम की एक्टिविटी को बंद कर देगा, जो कि इस सिकिमिक पाथवे के लिए बहुत जरूरी होती है। और ये एंजाइम जो होते हैं मेनली इन अमीनो एसिड्स के लिए एज ए एक प्रकार से एक्टिव आपके कंपाउंड के रूप में काम करता है। तो डेफिनेटली इनकी एक्टिविटी या ये कह सकते हो इनका सिंथेसिस कंप्लीटली बंद हो जाएगा, और बंद होने के कारण क्या होगा जी, पौधे के अंदर आपका प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा, उसकी वृद्धि रुक जाएगी और पौधा आपका अल्टीमेटली मर जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ग्लाइफोसेट जो है वो सीधा सीधा हमारे वीड को या खरपतवारों को या पौधों को नियंत्रित करने के लिए आपका उपयोग में लाया जाता है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि ग्लाइफोसेट जो है उसको लेकर विवाद कब खड़ा होता है? तो भाई साहब क्या है ना कि WHO, जिसको हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हैं, इनकी एक विंग है जो कि मेनली कैंसर अनुसंधान एजेंसी के रूप में जानी जाती है। इन्होंने एक लेटर में या ये कह सकते हो एक रिसर्च में ये पाया 2015 में कि ये हमारे मानव जाति के लिए, मनुष्यों के लिए कार्सिनोजेनिक होती है, यानी कि कैंसरकारी होती है। यानी कि इंटरनेशनल एजेंसी रिसर्च ऑन कैंसर, जो कि WHO की ही एक विंग है, इन्होंने इस चीज को 2015 में देखा कि इस केमिकल की वजह से आपके मानव के अंदर कैंसर की जो गंभीर बीमारी है वो देखने को मिल सकती है। कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमन, ये पूरा आपका लेटर है, पूरी रिपोर्ट है। अगर आप लोग जाकर देखना चाहोगे तो WHO की वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगी, इसका लिंक आपका ये रहा। अब बारी आती है जी कि मानव स्वास्थ्य के अंदर किस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो देखो, अगर ये आपका लंबे समय तक मानव इसके इंटैक्ट में रहता है, खासकर आप लोग जानते हैं कि जो किसान होता है वो तो इसका सीधा उपयोग करता है। तो आप लोग जानते हैं जब हम स्प्रे करते हैं तो डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं। दूसरा, अब पर्यावरण में भी देखो केमिकल जो होते हैं ना, वो केमिकल ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पर जाकर आपका काम करते हैं। केमिकल हमारे पर्यावरण में भी बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर रिलीज हो रहे हैं, और खासकर जब से ये टेम्परेचर बढ़ने लगा है तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वेपराइज फॉर्म के अंदर ये आपके पर्यावरण में चले जाते हैं। रिसेंटली आपकी मुझे याद नहीं आ रहा कि किस देश ने स्टडी की थी, अभी रिसेंट स्टडी हुई है, और उस स्टडी के अनुसार ये पता चला था कि जो पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल्स हम लोग उपयोग में लाते हैं, ये केमिकल आपके पर्यावरण में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है या जो बादल आपके बनते हैं वहां पर जो आपका मॉइस्चर कंडेंस हो रहा है उसमें भी इन पेस्टिसाइड्स की मात्रा पाई जा रही है। यानी कि वेपराइज होकर ऊपर आपके वाटर के साथ कंडेंस हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे आते हैं, तो हमारी मिट्टी के अंदर, हमारे मानव स्वास्थ्य के ऊपर, हमारे जलाशयों को पूरा का पूरा प्रदूषित करते हैं। दूसरा, अब खेतों से भी बहकर क्या होता है कि ये पानी के अंदर मिट्टी में चले जाते हैं, पौधों के द्वारा आपके अपटेक होते हैं, तो उन पौधों को जब हम लोग खाते हैं तो उनके सहारे हमारी बॉडी में चले जाते हैं। और किसान जब इसका उपयोग करता है तो डायरेक्टली उसके कॉन्टेक्ट में रहता है, तो सांस से या बॉडी के ऊपर, तो ये पूरा का पूरा एंटर कर जाता है। तो अगर ये एंटर करेगा तो एक तो नॉन हाइजीनिक लिफोमा, जिसको हम ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं, तो
ब्लड कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। दूसरा, ये हमारी जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं यानी कि तंत्रिका तंत्र के संबंधी जो आपकी जोखिम होते हैं उनमें ये समस्या कोज करता है। त्वचा और श्वसन संबंधी जो समस्याएं हैं वो इससे देखने को मिलती है, और लंबे समय तक अगर संपर्क में रहते हैं तो बहुत सारी संभावित स्वास्थ्य के खतरे देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर, एंडोक्राइन डिसरप्शन, इफेक्ट ऑन एंथ्रोसाइट्स, डीएनए डैमेज हो सकता है, आपके जो प्लेसेंटल सेल है उनके ऊपर इंपैक्ट हो सकता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपका देखने को मिल सकता है, सेलुलर डेथ हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं, यानी कि गंभीर बीमारियों से आदमी ग्रसित हो सकता है अगर उसके एक्सपोजर में रहता है। खासकर आप लोग जानते हैं कि आज किसानों के लिए समस्या बड़ी क्यों है, क्योंकि किसान बिना पीपी किट के इसका छिड़काव करते हैं, त्वचा के सहारे से, त्वचा के संपर्क से सीधा ये शरीर में अवशोषित हो जाता है और सांस के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाता है, और इसीलिए आज किसानों के लिए तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। किसान अनजाने में इसका उपयोग करते हैं और उनको लगता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हम जल्दी से खरपतवारों को किल करेंगे और फसल को बीज जाएंगे। लेकिन अब यहां पर, क्योंकि देखो आपने कभी देखा है कि हमारे किसानों के द्वारा प्रॉपर पीपी किट पहनी जा रही है। पीपी किट आप लोग जानते होंगे ना, जो आपके पेस्टिसाइड यानी कि जितने भी हमारे केमिकल हैं उनको अप्लाई करने से पहले पहननी होती है, ग्लव्स वगैरह, है ना। किसान नहीं पहनता है, किसान बोलता है मैं कहां से पहनूंगा। पहली बात है देखो, वो उसको जानकारी नहीं है कि इस केमिकल को पहनने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। दूसरा है कि वो अगर इन केमिकल को परचेज भी करना चाहता है तो उसके पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि पीपी किट काफी महंगी भी आती है, नहीं, और यहां पर कंपनियों के द्वारा तो उपलब्ध करवाए नहीं जा रहे। इसके ऊपर हम आगे बात भी करेंगे, क्योंकि रिसेंटली ये जो आपका इशू है वो यहां पर सरकार के द्वारा उठाया गया था। अब देखो, ये पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं हैं वो भी यहां पर करेगा, जैसे कि मिट्टी के अंदर प्रभाव। तो मिट्टी में कुछ लाभकारी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी संख्या कम हो सकती है, यानी कि मिट्टी की जो जैव विविधता है वो इससे प्रभावित होगी, क्योंकि सूक्ष्म जीवों को ये मार सकता है, उनके ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। जल प्रदूषण, वर्षा के जल के साथ बहकर ये नदियों में पहुंच जाता है, और उसके साथ आपका जो भूजल है, क्योंकि नीचे मिट्टी के अंदर भी ये आपका इन्फिल्ट्रेट करेगा, परकोलेट करेगा, और पूरे पानी को, जो आपका ग्राउंड वाटर है, उसको प्रदूषित करने का काम करेगा। जैव विविधता यानी कि मित्र कीटों की संख्या और अन्य जीवों के ऊपर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि नकारात्मक इंपैक्ट हो सकता है। और नकारात्मक प्रभाव होगा तो सीधी सी बात है कि हमारी बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता खतरे में आ सकती है। इसके अलावा माना जा रहा है कि ये सुपरवीड के रूप में ये एक सबसे बड़ी समस्या निकलकर आ सकती है। देखो, ये जो सुपरवीड होता है ना, इसका मतलब क्या होता है आज मैं आपको बताना चाहता हूं। जहां आपका ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, जर्मनी, इन कंट्रीज में इसको, क्योंकि जीएम क्रॉप वहां पर ग्रो करवाई गई थी, और जीएम क्रॉप जब वहां पर ग्रो करवाई गई तो राउंडअप को एज ए आपका एक इफेक्टिव केमिकल के रूप में काफी हद तक उपयोग में लाया गया। तो क्या हुआ, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे खेत के अंदर इस केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं, ठीक है, और इसने क्या किया, सभी पौधों को आपका मार दिया। लेकिन क्या होता है कि एक पौधा इनमें से आपका बच जाता है, जीवित रह जाता है। वो पौधा आप लोग मान के चलिए कि ये कोई पौधा था जो आपका जिंदा रह गया। अब क्या होगा, बाकी पौधों के ऊपर तो इसका प्रभाव हुआ, वो मर गए, लेकिन एक पौधे में थोड़ा कम केमिकल गिरा या कोई भी वजह रही कि ये पौधा आपका सरवाइव कर गया। अब इसकी जो आने वाली जनरेशन होगी वो क्या होगी, अब वो इस केमिकल के प्रति और ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता रखती है, यानी कि आने वाले समय के अंदर इस पौधे से जो आपके बीज उत्पन्न होंगे वो आपके सुपरवीड कहलाएंगे, क्योंकि वो जो होंगे वो इस केमिकल से भी नहीं खत्म होने वाले। आज आप लोग सोच के देखो कि हमारे किसानों के द्वारा इतने केमिकल उपयोग में लाए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये सारे खरपतवार खत्म हो गए? नहीं। तो ऐसे खरपतवारों को जो कि बार बार सेम केमिकल उपयोग होने के बावजूद भी उनकी आने वाली जनरेशन्स फिर से ग्रो कर जाती है और उन जनरेशन्स के ऊपर उन केमिकल का भी कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता, तो उन्हें कहा जाता है सुपरवीड्स। तो ऐसे सुपरवीड्स की समस्या आज इन कंट्रीज के अंदर, जो हम डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जर्मनी, इनमें आपकी ये समस्या देखने को मिल रही है कि जिन खरपतवारों के ऊपर ये केमिकल पहले प्रभावी था, अब उन खरपतवारों के ऊपर ये काम नहीं कर रहा। तो लॉन्ग टर्म में इसका ये इंपैक्ट भी बहुत बड़ा है, यानी कि अब ये जो खरपतवार ग्रो करेंगे हमारे खेतों के अंदर, जो ये आपका ग्रो करेगा, तो ये ना किसी केमिकल से आपका कंट्रोल हो पाएगा और आने वाले समय के अंदर ये हमारी फसलों के ऊपर और ज्यादा आपका अटैक करेगा। और सीधा सीधा मतलब है कि ये हमारी बाकी वेजिटेशंस को भी प्रभावित कर सकता है और एक प्रकार से बायोडायवर्सिटी के लिए भी ये आपका जो खरपतवार है वो खतरा बनकर सामने उभर कर आ सकता है। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि कई
खरपतवारों में प्रतिरोधक यानी कि रेजिस्टेंस क्षमता विकसित हो जाती है और ऐसे खरपतवार जिन्हें ग्लाइफोसेट नियंत्रित नहीं कर पाता इन्हें सुपरवीड कहा जाता है। परिणाम क्या होगा? अधिक मात्रा में दवा का उपयोग करना पड़ेगा, नए और महंगे हर्बिसाइड्स की आवश्यकता होगी, किसान की लागत में वृद्धि होगी। यानी कि अब उन खरपतवारों को मारने के लिए हम लोगों को और केमिकल तैयार करने पड़ेंगे, किसानों को और ज्यादा महंगा खर्चा करना पड़ेगा। तो भाई कितना खर्चा करेंगे, कब तक खर्चा करेंगे? तो ये एक सबसे बड़ी समस्या यहां पर निकल कर आ रही है कि सुपरवीड की जो समस्या है वो यहां पर देखने को मिल सकती है। अब कंपनियों के ऊपर मुकदमे भी यहां पर किए गए हैं। तो अमेरिका के अंदर लगभग 1 लाख से अधिक मुकदमे हुए थे। जैसे ही डब्ल्यूएचओ ने यह बताया कि भाई इससे कार्सिनोजेनिक की समस्या हो सकती है तो कंपनी के ऊपर डायरेक्टली आपके जो है मुकदमे किए गए। और बायर की यह स्थिति है कि बायर ने 2018 में मोंसेंटो कंपनी का अधिग्रहण किया था, इसको एक प्रकार से एक्वायर किया था और अब तक 11 अरब डॉलर से भी अधिक मुआवजा इसके द्वारा दिया जा चुका है उन लोगों को जिनके द्वारा केस किया गया था। और कोर्ट ने जब उनको कहा तो भविष्य के दावों के लिए भी अतिरिक्त अरबों डॉलर के समझौते किए जा रहे हैं। तो सोचकर देखो कितनी बड़ी बात है। और आज प्रेजेंट टाइम में यही चीज हमें समझनी है कि इस कंपनी के द्वारा एक तरफ तो यह बोला जा रहा है कि इसका कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं है, दूसरी तरफ उन केसेस को खत्म करने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। तो ये आपका विरोधाभास कहीं ना कहीं उत्पन्न होता है। तो आप लोग खुद सोच के देखो कि ये केमिकल आपका एक प्रकार से इफेक्टिव है या यहां पर कहीं ना कहीं इसके हमारे मानव स्वास्थ्य के ऊपर आपके नेगेटिव इंपैक्ट है। और दुनिया में अगर ग्लाइफोसेट की बात की जाए तो कंप्लीट इसके ऊपर बैन लगाया जा चुका है, जैसे वियतनाम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और कई खाड़ी देशों के अंदर भी ये केमिकल आपका संपूर्ण रूप से क्या है, बैन है या वहां पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं इसके उपयोग को लेकर। और मुख्यतः वैज्ञानिकों के मतभेद भी है यहां पर, क्योंकि जैसे आपका डब्ल्यूएचओ की जो विंग है वो कहती है कि ये कैंसर से खतरा हो सकता है, वहीं पर ईपीए जो यूएसए या फिर यूरोपियन जो आपकी कुछ संस्थाएं हैं जिनके द्वारा ये माना जा रहा है कि लेबल निर्देशों के अनुसार अगर उपयोग किया जाए तो कैंसर का पर्याप्त प्रमाण नहीं है और सुरक्षित उपयोग संभव है। यानी कि अब जो आपका केमिकल हम लोग लेकर आते हैं तो उसके ऊपर कभी आपने पर्चा पढ़ा है? उस पर्चे के ऊपर एक लीफलेट में पूरी जानकारी दी होती है और वो निर्देश इतने छोटे अक्षरों से लिखे होते हैं कि लेंस के माध्यम से भी पढ़ेंगे तो शायद वो छोटा पड़ जाएगा। तो अब यहां पर यही कहा जा रहा है कि उन निर्देशों को पढ़कर अगर उपयोग किया जाए और उनके अकॉर्डिंग अगर उपयोग किया जाए तो इस केमिकल का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं है। ये इन कंपनियों के इन आपकी संस्थाओं के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन एक बात सोच के देखो कि हमारे देश के अंदर जहां पर जनसंख्या इतनी गरीब है, हमारे लिए 2 वक्त का अनाज जुटा पाना बहुत मुश्किल है, हमारे किसान के लिए बीज को खरीदना एक बहुत बड़ा महंगा टास्क हो जाता है। तो उन आपके लीफलेट के अंदर या उस विस्तृत जानकारी के अंदर जो लेबल लगे होते हैं उन लेबल निर्देशों में साफ लिखा होता है कि पीपी किट को पहनकर उपयोग किया जाए। तो वो पीपी किट कहां से उपयोग करेगा? और दूसरा, उसको जानकारी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर किसान, आज हमारे भारतीय किसानों की एवरेज एज 54 ईयर है और ज्यादातर किसान इलिटरेट हैं यानी कि अनपढ़ हैं। तो उनको तो लीफलेट पढ़ना ही नहीं आता, पहली बात। दूसरा, अगर पढ़ना आता है तो उनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तीसरा, उनको जानकारी का अभाव है। ये सारी चीजें यहां पर कंपाइल हो जाती है और इसीलिए हमारा भारत इससे बहुत बड़ी समस्या के अंदर आ सकता है लगातार अगर इस प्रकार के, और ये एक केमिकल नहीं है, इस प्रकार के और भी केमिकल अगर हम उपयोग में लाते हैं तो एक समस्या देखने को मिल सकती है। तो भारत में ग्लाइफोसेट की स्थिति क्या है कि भारत में कानूनी अनुमति जो है इसकी केवल चाय के बागानों में और केवल गैर फसली क्षेत्रों में ही उपयोग की अनुमति है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि भारत के अंदर ये अनुमति या नॉन अनुमति अगर थोड़े एरिया में है तो भी वो सारे एरिया में ही मानी जाती है। कोई रोक नहीं है, धड़ल्ले से आपको ग्लाइफोसेट मार्केट में मिल जाएगा। और सीधी सी बात है कि खासकर धान की रोपाई से पहले, कपास, सब्जियां, इन फसलों की रोपाई से पहले सीधा सीधा ये खेतों के अंदर उपयोग में लाया जाता है। मार्केट के अंदर भी कहीं जहां तहां आप लोग देखोगे नॉर्मल दुकानों के अंदर भी ये केमिकल आपको बिकता हुआ मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है कि आप यहां पर ये चीज समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपका ये केमिकल जो है वो खतरनाक है। हमारी सरकार ने भी इसको देखते हुए बैन किया था, लेकिन इसको संपूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया, कानून रूप से केवल कुछ जगहों पर अनुमति दी गई। लेकिन आपका जो बैन है वो सीधी सी बात है कि उस तरीके से हमारे देश में काम नहीं करता है। अब बारी आती है जी, भारत सरकार 2022 में क्या आदेश लेकर आई थी? तो सरकार ने इसके यूज को लेकर कंप्लीटली एक रिस्ट्रिक्शन जो है ऑर्डर निकाला था 2022 के अंदर, जिसके अनुसार किसान सीधे इसका स्प्रे नहीं कर सकते, केवल प्रशिक्षित और लाइसेंस प्राप्त जो पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स होंगे वही इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसका सीधा सीधा उद्देश्य था कि किसानों की सुरक्षा और पीपी किट की जो उपयोग है उसको सुनिश्चित करना। लेकिन कंपनियों ने क्या किया, इसका विरोध किया और उन्होंने
आपका जो है एक प्रकार से हाई कोर्ट में या दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इस केस को लड़ा और उनके मुख्य तर्क ये थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त पीसीओ उपलब्ध नहीं है, किसान स्वयं स्प्रे न कर पाए तो खरपतवार बढ़ेंगे, खेती की लागत बढ़ेगी, यानी कि खेती के अंदर केमिकल उपयोग नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है वहां पर पीसीओ यानी कि जो आपके पेस्ट कंट्रोल आपके जो ऑपरेटर्स होते हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। अब देखो सीधी सीधी बात है कि कंपनियां यहां पर पैसों से बचना चाहती है, वो ना तो पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स को उपलब्ध करवाना चाहती है और पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स को उपलब्ध भी करवाएगी तो सीधी सी बात है किसान उसका खर्चा नहीं देंगे और यानी कि किसान इसका उपयोग नहीं करेंगे। तो इसका एक प्रकार से हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि खेतों के अंदर आपके खरपतवारों की संख्या बढ़ जाएगी और ये कहते हुए इसके ऊपर आपका जो है एक केस हुआ, केस के ऊपर आपकी अंतरिम रोक लगा दी गई नवंबर 2022 में। सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि अंतिम निर्णय तक आदेश लागू नहीं किया जाएगा और पीएससीओ आधारित व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू नहीं हो सकी। अब सोच के देखो कि दिल्ली हाई कोर्ट में ही सब कुछ खत्म हो गया। सरकार छोटी सी बात को लेकर, आपने अभी भी देखा होगा कि किस प्रकार से जो दलों में खरीद फरोख्त होती है, एक नेता को दूसरे नेता से खरीदा जाता है और नॉर्मल छोटी सी बात के लेकर ईडी की जो रेड पड़ती है उनमें तो सरकार दिल्ली हाई कोर्ट छोड़ो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मेरे को लगता है दो चार कोई और कोर्ट होंगी तो उन तक भी पहुंच जाते हैं ये लोग। लेकिन यहां पर ये 2022 की बात है, अब तक सरकार दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाई। सोचकर देखो, इसको ठंडे बस्ते में डाला और सीधी निकल ली। तो यहां पर ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? बहुत बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आप सरकार को कोई खिलाफ नहीं होता है और ये सरकारों की ही कहीं ना कहीं मिली भगत होती है और सरकारों की मिली भगत के बिना कभी ये काम नहीं चल सकते हैं। और खासकर हमारे देश के अंदर तो इतने बुरे हालात हैं इन चीजों के कि इसको समझना बहुत मुश्किल है और आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो सकती है अगर समय रहते हम लोगों ने निर्णय नहीं लिए। अब बारी आती है जी यहां पर कि प्रमुख आलोचनाएं क्या हैं। तो कंपनी के ऊपर आरोप है कि मुनाफे का अधिक ध्यान, किसानों को पर्याप्त सुरक्षा प्रशिक्षण ना देना, पीपी किट का उपलब्ध ना करवाना और नियामकों का आरोप यानी कि कंपनी के डेटा पर अत्यधिक निर्भरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राप्त प्राथमिकता नहीं। यानी कि सीधी सी बात है कि कंपनी यहां पर पीपीटी किट उपलब्ध नहीं करवाना चाहती। कंपनी का मेन टारगेट है कि भाई किसानों को इसके बारे में जानकारी ना दी जाए। तो कंपनियां अगर किसानों को अवेयर नहीं करेगी, देखो कंपनियों के द्वारा इतना मुनाफा अगर कमाया जा रहा है तो किसानों को अगर वो गाइड कर देंगे, पीपी किट अगर फ्री उपलब्ध करवा देंगे या लो कॉस्ट में उपलब्ध करवा देंगे तो डेफिनेटली किसानों का फायदा भी होगा। कंपनी अगर मुनाफा थोड़ा कम कमा लेगी तो क्या हो जाएगा भाई, कुछ एथिक्स भी तो होते होंगे ना। तो उन एथिक्स को साइडलाइन कर और सीधी सी बात है मुनाफे पे ध्यान दिया जाता है और यही मुख्य कारण है कि आज जो है किसी भी जगह पर किसान या फिर जो उपभोक्ता हैं उनके द्वारा ये समस्याओं का सामना किया जा रहा है। तो अब आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अभी तक की जो जानकारी थी उसके माध्यम से मैंने ये कोशिश की कि भाई ग्लाइफोसेट कैसे हमारे लिए एक प्रकार से आज गले की फांस बन चुका है, कैसे ये एक प्रकार से इसकी हिस्ट्री और जो है इसका कैसे ये मतलब आपका रिसर्च किया गया, कैसे इसका एज ए हर्बिसाइड के रूप में उपयोग किया जाने लगा, उसके बाद में ये काम कैसे करता है और आज समस्या क्या बन चुकी है, कानूनी दावपेंच क्या है, ये सारी बातें मैंने आपके साथ साझा की। तो अब आप लोग याद रखिए कि ग्लाइफोसेट की जो खोज है वो हेनरी मार्टिन ने 1950 में की। व्यावसायिक विकास इसका जॉनी फ्रेंच मॉन्सेंटो के द्वारा किया गया। ब्रांड नेम शुरुआत में राउंडअप था 1977 में। डब्ल्यूएचओ आईएआरसी जो वर्गीकरण यहां पर है 2015 में उन्होंने इसको प्रोबेबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस के रूप में इसको देखा गया। मॉन्सेंटो का अधिग्रहण जो है बायर ने 2018 में किया था। भारत सरकार का आदेश था रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ ग्लाइफोसेट ऑर्डर 2022, लेकिन भारत में प्रस्तावित उपयोग केवल प्रशिक्षित पीसीओ द्वारा ही छिड़काव करना, लेकिन ये अभी तक नहीं हो पाया। प्रमुख समस्या इसके साथ जुड़ी हुई है कि सुपरवीड यानी कि जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस है हमारे खरपतवारों के अंदर वो आने की समस्या हो सकती है। इसका केमिकल नेम एन फोस्फो मिथाइल ग्लाइसिन है और इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम नॉन सेलेक्टिव और पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ये आपका मुख्य एक्टिव इंग्रेडिएंट है किसका, राउंडअप, जैसे इंपॉर्टेंट आपके ट्रेड नेम्स का। टारगेट एंजाइम यानी कि इस केमिकल से मुख्यतः पौधे के अंदर किस एंजाइम को टारगेट किया जाता है, तो ईपीएस पीएस एंजाइम को। पाथवे कौन सा इफेक्ट होता है, तो सिकिमिक एसिड पाथवे इफेक्ट होता है। कौन से एमिनो एसिड इससे इनहिबिट हो जाते हैं, तो फिनाइल एलेनिन, आपका ट्रायोसिन और ट्रिप्टोफैन। और कंट्रोल लगभग 150 से अधिक वीड स्पीसीज को कंट्रोल कर सकता है और पौधे की मृत्यु लगभग 1 से 3 सप्ताह में ही हो जाती है एप्लीकेशन के बाद। तो ये पूरी जानकारी थी आपकी ग्लाइफोसेट के बारे में। मैंने बहुत ही लिमिटेड वे के साथ एक ये कह सकते हो कि कन्फाइंड आपका वे के साथ इसको आपके साथ एलेबरेट करने की कोशिश की है। आजकल ये न्यूज़ में भी था और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, खासकर यूपीएससी, एएफओ, एडीओ, नाबार्ड। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। जहां भी आपको डाउट लगे आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।
मैं आपको इन टॉपिक को और आने वाले समय के अंदर अच्छी तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। जो भी आपके डाउट हैं उनका आंसर करने की कोशिश करूंगा। बाकी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत बहुत ज़रूरी है और इन टॉपिक्स से जानकारी को फ़ायदा उठाइए और अपने एग्जाम्स को क्रैक करिए। और एग्जाम को क्रैक मत करिए यार, केवल मतलब एग्जाम का ही टारगेट मत बनाइए, सीखने की कोशिश करिए कि ये क्या है, क्या आज हमारे देश के अंदर हो रहा है, कैसे ये कृषि को प्रभावित कर रहा है, मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, किसानों को प्रभावित कर रहा है, या फिर हमारी मिट्टी या जो जल है उसको प्रभावित कर रहा है। तो प्लीज़ अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें और जानकारी हासिल करते हुए, क्योंकि कहते हैं ना, एक जागरूक नागरिक होना बहुत जरूरी होता है। तो उसके माध्यम से हम लोग देश को बदल सकते हैं। आप आने वाले इस देश के भविष्य हैं और भविष्य के हाथों में जब कहते हैं ना कि अगर नॉलेज होगी, वो पावर होगी, तो उस वैल्यू सिस्टम के साथ आप काम करोगे तो इस देश की तस्वीर को बदल सकते हो। जो भगत सिंह आज़ाद आपके ये कह सकते हो, भगत सिंह या फिर हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस जी ने जो देश देखा था, वो देश हम लेकर आ सकते हैं। लेकिन समय बहुत कम है हमारे पास, क्योंकि जो आज कहते हैं ना कि नेता हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, वो इस देश को खाते जा रहे हैं। देखो यार, कि नेताओं की मिलीभगत के बिना यह संभव नहीं है ना, जो हमने आज बात की है। देखो 30 से अधिक देश बैन कर चुके हैं, फिर भी हमारे देश में धड़ल्ले से इसका उपयोग हो रहा है। तेलंगाना सरकार इसको बैन कर चुकी है, लेकिन लिमिटेड बैन उनके द्वारा लगाया जा सकता है। राज्य सरकारों के अंदर में कंप्लीट बैन नहीं होता। पंजाब सरकार इसको लिमिटेड बैन कर चुकी है, लेकिन कंप्लीट बैन आपकी केंद्र सरकार के हाथ में है। इसी प्रकार से आने वाले समय के अंदर, अच्छा, एक आपको मैंने पैराक्वाट के बारे में पहले बताया होगा कि पैराक्वाट के ऊपर भी जो है 75 से अधिक देशों ने बैन लगाया हुआ है, लेकिन आज भी उसका उपयोग हमारे देश में धड़ल्ले से किया जा रहा है। तो मतलब इसके अलावा अगर आप लोग FSSAI के प्रोडक्ट्स को देखोगे, मतलब उनके द्वारा जो एक प्रकार से आजकल फिर भी एक्शन लिया जाने लगा है, लेकिन आप लोग मतलब खाने पीने की या ये जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी, पर्यावरण संबंधी चीज़ों को देखोगे, अभी आपको पता होना चाहिए कि पिछले 2016 से लेके या 2019 से लेके 2023 तक लगभग 28 लाख पेड़ों को काटा गया हमारे देश के अंदर। तो पर्यावरण के, भोजन के, मानव स्वास्थ्य के हालात हमारे देश में बहुत बुरे हैं। कोई नहीं इनको पूछने वाला है, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर होकर आगे आओ, आवाज़ उठाओ, बातें रखना शुरू करो, देश बदल सकता है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।